दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 5th एपिसोड है और आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने कुछ प्रैक्टिकल वे देखे थे कि कैसे हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करें एंड फिर हमने सेंट्रोइड के ऊपर भी हमने देखा कि सेंट्रोइड की क्या एप्लीकेशन है। सेंट्रोइड से थोड़ा जल्दी हो जाता है और अगर मास डेंसिटी मेरी यूनिफॉर्म है तो ठीक है। आज हम कुछ स्पेशल शेप्स के कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बॉडीज़ हैं जो जिनकी शेप जो है जैसे कोनिकल शेप है या फिर हेमिस्फीयर स्फेरिकल शेप है, तो उनमें हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकालें। ट्रेंगुलर शेप अगर आ गई तो फिर कैसे हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे कैलकुलेट करें या सेंट्रोइड को कैसे कैलकुलेट करें, उसको जरा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। तो सबसे पहले मैं एक कोन ले रहा हूँ, कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। मास डेंसिटी अगर नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट आपको यूनिफॉर्म मान के चलनी है, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक कोन है कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसकी रेडियस में r मान लेता हूं। ये x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है और ये मेरी z डायरेक्शन है, ठीक है जी। इसकी रेडियस को मैं r ले लेता हूं और हाइट को h ले लेता हूं। आपको बताना है कि इसका सेंट्रोइड कहां पे होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कोन है ये x एंड y में तो आपका एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सिमेट्रिक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चारों तरफ ये बराबर ही है, लेकिन z में अलग अलग है। z में इसका जो है रेडियस अलग अलग है। किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाओगे तो अलग रेडियस बनेगी, ऊपर जाओगे तो अलग। तो बेसिकली एक तरह से जितना आप हाइट पे जा रहे हो उतना ये छोटा होता चला जा रहा है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो भी इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा उसका x एंड y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा दोस्तों। बस z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा जो अपने को निकालना है। z कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है कि z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उसको जरा अपने को देखना है। अब वो कैसे देखें, तो वो जरा देखिए दोस्तों। अब z कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो एक काम करता हूं मैं यहां पे कोई ऐसे डिस्क ले लेता हूं पतली सी, जिसकी हाइट जो है वो dz है। ये पतली सी मैंने डिस्क ले ली है दोस्तों यहां पे, ठीक है। z हाइट पे dz विड्थ ले ली मैंने, इसकी पतली सी एक तरह से स्ट्रिप मान ली है यहां पे। तो अगर आप इसका वॉल्यूम निकालें तो उसके लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी कि क्या रेडियस है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस लाइन की इक्वेशन से। ये जो है r रेडियस है, कैपिटल R रेडियस है, जो नीचे जो सरफेस पे जो लगी हुई है, कैपिटल R मेरा रेडियस। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट r है और z भी 0 है। और यहाँ पे x एंड y दोनों ही 0, केवल z की वैल्यू h के बराबर है। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूं तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी बताइए जरा। इसका स्लोप बताइए सबसे पहले। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ h अपॉन r। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूंगा तो z इक्वल टू माइनस एच अपॉन r इंटू वाई प्लस h। ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो एक तरह से आप ये कह सकते हो दिखने में स्ट्रेट लाइन है। ये यहाँ पे 2D में स्ट्रेट लाइन दिख रही है, 3D में ये उस कोन के बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल पैरेलल लाइन है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये y पता चल जाए ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर y बदल जाए तो इसका मतलब इसकी रेडियस बदल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, y विल बी इक्वल टू h माइनस z इंटू r अपॉन h। तो अगर आप इसको लिखोगे तो बन जाएगा h r माइनस r बाई एच z। ये क्या बन गया, ये y। किसी भी हाइट पे आपको y पता चल जाएगा इस लाइन का, ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। किसी भी हाइट z पे, अगर आपको z हाइट पे निकालना है, जैसे कि यहाँ पे z हाइट है, इसको z लिख लो ऐसे। तो z हाइट पे अगर मुझे ये y निकालना है कि कितना y है इस लाइन का, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक तरह से रेडियस आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल वॉल्यूम निकाल लेते हैं और स्मॉल वॉल्यूम निकाल के और उसका हम सेंट्रोइड निकाल लेते हैं इसका पूरा। और जो सेंट्रोइड होगा वही मेरा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो स्मॉल वॉल्यूम बताइए क्या बनेगा। स्मॉल वॉल्यूम जो बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया इंटू dz कर दो, पाई आर स्क्वायर, r माइनस r बाई एच जेड, पाई आर स्क्वायर, ये तो इसका एरिया हो गया, इंटू dz कर दो, ये इसका स्मॉल वॉल्यूम हो गया।
टोटल वॉल्यूम अपने को पता है इसका, ठीक है। तो अब जरा देखिए इस स्मॉल वॉल्यूम का अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास या सेंट्रोइड पूछूं तो वो कहां पे लाई करेगा, वो इसके खुद के सेंटर पे ही लाई करेगा। तो इसका मतलब x टिल्डा, y टिल्डा एंड z टिल्डा वो इसके यहीं पे लाई करेगा दोस्तों। तो x टिल्डा की वैल्यू क्या है 0, y टिल्डा की वैल्यू क्या है वो भी 0 है इस पॉइंट पे, और z टिल्डा की वैल्यू क्या है बताओ, z टिल्डा की वैल्यू z के बराबर है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम x बार, y बार, z बार निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी x टिल्डा, y टिल्डा या z टिल्डा होते हैं वो dv जो स्मॉल वॉल्यूम है उसी के सेंट्रोइड होते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अब यहां से अगर मैं सोल्व करूं इसको तो मैं कैसे करूंगा, x बार बताइए, x बार क्या होता है, x टिल्डा dv जो ये स्मॉल वॉल्यूम है dv इसी का सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये तो x टिल्डा 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ऐसे ही y बार भी जो है वो भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ z बार। तो z बार अगर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, z टिल्डा की वैल्यू z के बराबर है इंटू पाई इंटू r माइनस r बाई एच z का होल स्क्वायर dz, ये बन जाएगा दोस्तों। और z की वैल्यू 0 से लेके h तक ले जाओ, डिवाइड बाई, तो बन गया z टिल्डा इंटू dv डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा, पाई r स्क्वायर h अपॉन 3, ये कोन का मेरे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है भाई। तो अब इसको सोल्व कैसे करें जरा देखिए, यहां से अगर आपको सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करोगे, एक काम करते हैं यहां से r कॉमन ले लेते हैं और पाई भी कॉमन लेते हैं, तो पाई r स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अंदर जरा देखिए, अंदर एक तो z है, ये z है, और यहां से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बनेगा 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे z बाई एच रह गया, तो 1 का स्क्वायर 1 रह गया, z बाई एच का स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ z अपॉन एच इंटू डी जेड। एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2 z अपॉन एच, ये आ गया डी जेड, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके h तक, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर h बाई 3 जो है 3 ऊपर आ गया, सही है जी। अब जरा देखिए ये पाई r स्क्वायर मेरा कट गया तो ये बन गया 3 बाई एच, तो यहाँ पे आ गया भाई। अंदर जरा देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे z करोगे तो z स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो h स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू यहाँ पे z क्यूब अपॉन 3 बनेगा भाई, ठीक है। तो z क्यूब अपॉन 3 करोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, 1 अपॉन एच स्क्वायर तो बाहर आ गया, z क्यूब अपॉन 3 करोगे तो h क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो, ठीक है। एक बार चेक कर लो भाई सही लिख रहा हूँ क्या मैं, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे हिसाब से, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने सही लिखा है, y की वैल्यू ये आ गई है y टिल्डा, ओके। तो पाई r स्क्वायर करोगे ये, ठीक है, एंड z मेरा बाहर है, ठीक है, ठीक है, आई थिंक सब सही चल रहा है अभी तक, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट जरा देखिए, तो यहाँ पे ये हमने सही लिखा है z स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या बनेगा z क्यूब, नहीं भाई एक गड़बड़ कर दी ना मैंने, z क्यूब तो पहले से ही है ना, 1 बाई एच स्क्वायर, यही तो गड़बड़ हो रही थी, z क्यूब एक z से मल्टीप्लाई भी तो करो ना, z क्यूब, तो z टू द पावर 4 बाई 4 आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो ये बनेगा, तो अब सही है भाई, ठीक है। अब मुझे लग रहा था कि कुछ गलती कर रहे हैं, माइनस 2 बाई एच मेरे पास बाहर आ गया, और ये बन गया z स्क्वायर, और इसका z क्यूब अपॉन 3 करोगे तो h क्यूब बाई 3 ये मेरे पास बाहर आ गया, ठीक है भाई। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ से ये पावर ये h स्क्वायर रह गया, और यहाँ से ये h स्क्वायर रह गया, तो अब जरा बताओ क्या बनेगा, 3 बाई एच तो मेरे पास बाहर है भाई, अंदर जरा देखिए h स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे h स्क्वायर बाई 4 माइनस, और यहाँ पे प्लस बनेगा भाई, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, माइनस 2h स्क्वायर बाई 3। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना भाई, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। अब फर्दर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो z बार मेरे पास आ जाएगा x बार 0, y बार 0, एंड z बार जो निकल के आएगा इट कम्स आउट टू बी 3 बाई एच इंटू, यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये क्या बन गया 6 प्लस 3 9
-8 h स्क्वायर, ठीक है जी। तो कितना बन गया, ये 1/12, तो ये कट गया यहाँ से, ये 4 पे आ गया, और ऊपर ये जो डिफरेंस है ये 1 रह गया, और एक h से ये एक h कट गया, तो ऊपर जरा देखो, ऊपर रह गया h और नीचे रह गया 4, तो ये आ गया h/4। इसका मतलब जो हाइट आएगी वो इसकी क्या बन जाएगी, h/4, मतलब जो z कोऑर्डिनेट जो निकल के आएगा वो h/4 हाइट पे आपको देखने को मिलेगा। ये क्या बन गया मेरा, इसका सेंट्रोइड आ गया, और जहां पे इसका सेंट्रोइड है वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आई होप आपको ये समझ आया। अब एक काम करते हैं, एक और शेप लेते हैं, और वो शेप कैसी है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर को भी लेते हैं। जरा देखिए दोस्तों, अब आगे अब हेमिस्फीयर को देखते हैं कि हेमिस्फीयर का हम कैसे कैलकुलेट करें, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जरा देखिए, मेरे पास मान लीजिए कोई हेमिस्फीयर है, एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, और ये मेरी जेड डायरेक्शन है, और यहां पे ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, और मैं मान रहा हूं कि इसका जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो अगर मास डेंसिटी मेरी यूनिफॉर्म है तो मजे आ गए। तो अब जो है, अब तो आपको फिर सेंट्रोइड ही निकालना है, जो सेंट्रोइड होगा वहीं पे क्या होगा आपका सेंटर ऑफ मास, वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इसको सोल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप डिस्क वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, कहीं पे डिस्क ले लो, डीजेड हाइट पे उसका फिर डीवी निकाल लो, या फिर इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी कर सकते हो। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे करेंगे, जरा देखिए, यहां पे मैं एक स्मॉल वॉल्यूम ले लेता हूं दोस्तों, यहां पे मैं एक स्मॉल वॉल्यूम ले लेता हूं, ठीक है। जरा देखिए कैसे, ये मेरे पास एक स्मॉल वॉल्यूम है, आई डोंट नो ये आपको कितना दिख रहा है, ये मेरे पास एक स्मॉल वॉल्यूम है, इसका डीवी। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीवी क्या होता है, वो होता है r² sin थीटा d थीटा d फाई dr, ये होता है dv, स्मॉल वॉल्यूम। ये कहां से आया, आपको याद होगा जो स्मॉल लेंथ लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r sin थीटा d फाई फाई कैप, ये होता है ना, ये मेरा dl होता है। तो आपको याद होगा, वेक्टर में पढ़ा होगा आपने, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप देख सकते हो r² sin थीटा d थीटा dr d फाई, इस तरह से हमारे पास dv आ जाएगा। ये जो स्मॉल वॉल्यूम लिया है, इसका खुद के जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, वो आप निकाल सकते हो, एक्स टिल्डा वाई टिल्डा जेड टिल्डा। ये रेडियस है मेरी r, मतलब r डिस्टेंस पे अवे है, और ये थीटा है, और यहाँ पे जो लिया है, ये जो पॉइंट है ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूं यहाँ पे, तो x के साथ जो एंगल बन रहा है ये आपका फाई बन रहा है। अब जिन्होंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा वो इजीली इसको समझ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई वो डिस्क वाले तरीके से सोल्व करे इसको, मतलब जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी डिस्क ले ले, जैसे हमने पिछले कोन में किया है ना, वैसे आप यहाँ पे भी पतली पतली डिस्क ले सकते हो ना, और उसका डीवी निकाल के और आप वहाँ से सोल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से कर लेंगे। चलिए पहले ये तरीका देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा इससे। तो खैर, मैंने आपको बताया कि भाई ये फाई एंगल पे है और आर डिस्टेंस है, कुछ थीटा एंगल ये बना रहा है। तो अब सबसे पहले तो इस स्मॉल वॉल्यूम का जो एक्स टिल्डा वाई टिल्डा जेड टिल्डा आएगा वो यहीं पे लाई करेगा। वो क्या है बताओ, एक्स टिल्डा वाई टिल्डा जेड टिल्डा क्या है, इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है। तो सबसे पहले एक्स टिल्डा निकालते हैं। एक्स टिल्डा क्या होगा, इस आर का पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन ले लो, दैट कम्स आउट टू बी आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा तो यहां तक का आ गया, इसका प्रोजेक्शन ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में। भाई जो आर था वो इस तरफ था, ठीक है, और ये एंगल था थीटा जेड के साथ, तो इसका प्रोजेक्शन मैंने एक्स वाई प्लेन में लिया है नीचे, तो बन गया आर साइन थीटा। अब फाई की तरफ और लेके आओ, तो आर साइन थीटा कोस फाई, ये मेरा एक्स टिल्डा आ गया। ऐसे ही वाई टिल्डा निकाल सकते हो, आर साइन थीटा साइन फाई, और ऐसे ही जेड टिल्डा निकाल सकते हो, इट कम्स आउट टू बी, जेड टिल्डा क्या आएगा बताओ जरा, जेड टिल्डा बन जाएगा आर कोस थीटा, ये बन जाएगा दोस्तों। वैसे एक्स टिल्डा एंड वाई टिल्डा निकालने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि आप जानते हो एक्स एंड वाई में तो सिमेट्रिक है, ये केवल हाइट बदल रही है तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। एक्स एंड वाई में हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आप देखोगे तो आपको तो हर तरफ बराबर ही है ये,
किसी भी लेवल पे आ जाओ आप, उस लेवल पे खड़े होगे एक्स वाई प्लेन में देखो आपको सर्कल नजर आएगा, किसी भी हाइट पे आगे और फिर एक्स वाई प्लेन में देखोगे तो आपको सर्कल नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा? इसका मतलब ये हुआ जनाब कि केवल इसका क्या आएगा, जेड कोऑर्डिनेट अपने को देखना है, केवल जेड कोऑर्डिनेट अपने को पकड़ना है बस, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है उसकी बात हो रही है भाई। ठीक है, तो जेड टिल्डा का इस्तेमाल करेंगे बस हम, बाकी सब की अपने को कोई खास जरूरत नहीं है। एक्स टिल्डा एंड वाई टिल्डा अल्टीमेटली ये जीरो आंसर ही देगा। वैसे आप प्रूव करके देखें कि एक्स बार जो बनेगा वो आपका जीरो बनेगा, ऐसे ही वाई बार भी जीरो बनेगा। तो मैं सिर्फ जेड बार को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जेड बार की वैल्यू आएगी जेड टिल्डा विच इज आर कोस थीटा इंटू डीवी, डीवी की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है जी, और यहां पर ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा दोस्तों। आर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। थीटा हेमिस्फीयर में थीटा कहां से कहां तक चेंज होगा, जीरो से लेके पाई बाय 2 तक। थीटा जो है जीरो से लेके पाई बाय 2 तक, एंड फाई जो है वो जीरो से लेके 2 पाई तक जाएगा। पूरा सर्कल बन रहा है ना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई लिमिट कैसे डालते हैं। डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा इसका, पूरा स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर इसका आधे का लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, ये तो बनेगा वॉल्यूम। अब जरा देखिए, अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा जरा देखते हैं। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो सबसे पहले फाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। फाई के रेस्पेक्ट में सीधा सीधा 2 पाई आ जाएगा। फिर आ जाओ आर के रेस्पेक्ट में, तो आर के रेस्पेक्ट में आर क्यूब है ये, और आर टू दी पावर 4/4 बनेगा, तो सीधा सीधा लिमिट पुट करके ये बन जाएगा। ठीक है भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो स्मॉल आर क्यूब बनेगा ना, इंटीग्रेशन करोगे आर के रेस्पेक्ट में तो आर टू दी पावर 4/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा। अब आइए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं थीटा को दिखाऊं तो यह है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा, यही तो है भाई। और थीटा को इंटीग्रेट करना है 0 से π/2। थीटा मेरा वेरी कर रहा है 0 से लेके π/2 तक, थीटा 0 से π/2 तक वेरी कर रहा है। अब जरा देखो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बन गया, ये बन गया 1/2, और यहां पे इंटीग्रेशन में क्या आ गया बताओ जरा, साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से π/2 तक। अब बताओ क्या बना, 1/2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 एंड लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, तो क्या बन गया -1/4 बाहर आ गया। अपर लिमिट करोगे तो क्या बन जाएगा, अपर लिमिट डाल के देखो, ये -1 बनेगा। कैसे, अपर लिमिट पे ये कोस पाई बनेगा, नहीं एक मिनट रुको भाई, 1/4 बाहर लो, माइनस है ना तो ये प्लस बन जाएगा ना भाई। ठीक है, क्योंकि माइनस कोस 2 थीटा है, अपर लिमिट डालोगे तो माइनस कोस पाई इज 1, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो +1 और बन जाएगा, तो इसका मतलब ये बन गया 1/2। ठीक है, एक बार देख ले भाई, तो इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो रहा जाएगा, 1/2 हो रहा जाएगा। एक बार देख लो भाई, साइन थीटा कोस थीटा 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया, तो मेरे पास ये बन गया। और डिवाइड बाई क्या है बताओ जरा, डिवाइड बाई है 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर क्यूब से ये गया। ठीक है, तो अब जरा देखो क्या बना, ये बना 3r अपॉन 8, 3r अपॉन 8। एक बार चेक कर ले भाई। ठीक है, तो z में क्या बना, 3r अपॉन 8। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, 3r अपॉन 8, आई थिंक ठीक है, ये सही है। अब ये तो एक तरीका था dv के हिसाब से। अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं आते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी इसमें कि ये dv कैसे लिख दिया, ये कैसे कर दिया। उस केस में आप क्या करोगे, डिस्क वाले तरीके से करोगे। ठीक है, इसको आप डिस्क वाले तरीके से भी कर सकते हो। डिस्क वाला क्या तरीका है बताओ, यहां पे आप जो है एक डिस्क ले लो। ठीक है, लेकिन आपको एक दिक्कत आएगी भाई, यहां पे इसकी रेडियस बदल रही है, इसकी रेडियस कैसे लोगे। तो चलिए डिस्क वाले तरीके से जरा देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं आता। तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि कैसे हम इसको दूसरे तरीके से सोल्व करें हेमिस्फीयर को।
अब ये जो शेप है ना, ये कई जगह पे डायरेक्टली फिर इस्तेमाल होंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स में आप देखिएगा कि कैसे ऐसे ऐसी छोटी छोटी हेमिस्फीयर वाली शेप दे दी, या फिर आपको एक तरह से कोन का कुछ हिस्सा दे दिया, इस तरह की शेप आपको आ जाएंगी। और वहां पे फिर आपको निकालना होगा, वहां पे फिर आपको सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। जरा देखिए भाई, इसी को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं वैसे तो आप खुद सोल्व करें यहाँ पे, तभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो जरा देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का है मेरे पास, ठीक है। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मेरे पास x डायरेक्शन है, ये मेरे पास y डायरेक्शन है, और ये मेरे पास z डायरेक्शन है। और मुझे अगेन इसका मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और मुझे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास बताना है। तो आप जानते हो कि मास डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो सेंट्रोइड अगर मैं निकाल दूंगा तो वहीं पे लाई करेंगी। अब सेंट्रोइड कैसे देखें, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी हाइट पे अगर आप पहुंच के देखते हो तो वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हर तरफ सर्कल नजर आएगा, डिस्क नजर आएगी। किसी भी हाइट से अगर आप ऐसे घूम घूम के देखते हो तो आपको, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये XY प्लेन में सिमेट्रिक है। केवल ऊपर जाते जा रहे हो तो नजदीक आता जा रहा है ये Z के। इसका मतलब Z में सिमेट्रिक नहीं है बट XY में सिमेट्रिक है। तो जो भी इसका सेंट्रोइड पॉइंट होगा उसका x टिल्डा या x बार या y बार तो जीरो ही आएगा, केवल z बार अपने को कैलकुलेट करना है। तो z बार कैसे कैलकुलेट करें, एक काम करते हैं, यहां पे मैं एक डिस्क ले लेता हूं, ऐसे पतली सी डिस्क ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां से इसकी रेडियस जो है वो तो r ही है, आप जानते हो, ठीक है। और ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ, मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, ठीक है भाई। तो अगर मैं इस डिस्क का वॉल्यूम निकालूं, इस डिस्क का जो x टिल्डा आएगा वो जीरो आएगा, y टिल्डा जो बनेगा वो भी जीरो बनेगा, z टिल्डा जो है वो z पे आएगा। z टिल्डा जो ये हाइट है z के बराबर आएगी, और z की वैल्यू क्या है बताओ जरा, z की वैल्यू r cos थीटा, ये हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसका dv निकालूं इस डिस्क का, तो dv क्या बनेगा, इसकी रेडियस क्या है दोस्तों, इसकी रेडियस है r sin थीटा, तो पाई r sin थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, पाई r स्क्वायर, तो इसका एरिया, सरफेस एरिया हो गया, इनटू dz, dz मतलब जो इसकी हाइट है। और dz कैसे निकालेगा, वो यहां से निकाला, क्योंकि z जो है थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है ना भाई। तो ये जो विड्थ है ये dz है ना, तो अब इसको अगर मैं देखना चाहूं तो यहां से कैसे निकालूंगा dz की वैल्यू, हम जानते हैं dz अपॉन d थीटा, अगर मैं यहां से करूंगा तो क्या बनेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो बन जाएगा माइनस r sin थीटा। एक बार जरा देख लीजिए भाई, यहां से dz की वैल्यू क्या आएगी, यहां से dz जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस r sin थीटा d थीटा, ये बन जाएगा मेरा dz। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं dz की वैल्यू को, तो dv जो आएगा इट कम्स आउट टू बी पाई r sin थीटा इसका स्क्वायर इनटू dz इज माइनस r sin थीटा d थीटा। अब dv कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करूंगा भाई। ये सिर्फ रेट ऑफ चेंज को बता रहा है कि जब थीटा बढ़ेगा तो z कम होगा, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि थीटा अगर बढ़ेगा तो मेरा z जो है वो कम होगा। और आप देख भी सकते हो जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी हाइट नीचे आती जा रही है। तो ये तो सिर्फ रेट को बता रहा है बस, इससे कोई अब ज्यादा वो तवक्को नहीं रखेंगे। तो माइनस को आप हटा भी सकते हो, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव ही लिख रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से मैंने स्मॉल वॉल्यूम को लिखा है। और अब मैं जो है z बार निकाल सकता हूं, तो z बार इक्वल टू क्या होता है, z टिल्डा dv अपॉन वॉल्यूम, यही बनेगा भाई। अब आप बताइए z टिल्डा क्या बनेगा, z टिल्डा मतलब ये हाइट, और ये बन जाएगी r cos थीटा इंटू dv करोगे तो ये आ जाएगा पाई r sin थीटा इसका स्क्वायर इंटू r sin थीटा, एक और भी है भाई, इंटू d थीटा। सही है जी, एक बार देख लो, मैंने dv पुट कर दिया और z टिल्डा पुट कर दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको पता ही है, पूरे का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा। और थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, थीटा पहले यहां पे 0 पे था और फिर π/2 पे, तो 0 से लेके π/2 तक आप लिख सकते हो, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 आप कर सकते हो। वैसे अच्छा ये होता कि आप थीटा नीचे से मेजर करते यहां से, ठीक है। यहां से अगर आप मेजर करते ना तो ज्यादा
इजी रहता, क्योंकि उसके में थीटा बढ़ता तो जेड भी बढ़ता, फिर ये माइनस प्लस का झंझट जो है वो खत्म हो जाता आपका। ठीक है, अगर आप थीटा जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ मेजर करते तो उसमें कोई दिक्कत ही ना आती फिर। एनीवे, तो अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा 3r/8 जो पहले आया था। अब आप वो खुद चेक करके देख लें, ठीक है, वो अब आप खुद सोल्व करके देखिएगा, सेम आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये भी एक तरीका है दोस्तों जिससे आप हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो निकाल सकते हो। पिछला जो तरीका था वो ज्यादा इजी था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसमें आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी सहारा ले सकते हो और उससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए भाई, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम सोचिए कोई ट्रायंगुलर शेप है, कोई इस तरह की शेप है, और मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका बताओ क्या बनेगा। ये लेंथ मैं ले लेता हूं a और ये लेंथ ले लेता हूं h। मुझे बताना है इसका सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे आएगा, और ये सरफेस की तरफ ले सकते हो। वैसे तो सरफेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि मास तो वॉल्यूम का ही होता है, तो इसकी थिकनेस को आप नेग्लिजिबल ले लो भाई, थोड़ी बहुत थिकनेस आप इसकी ले लो। इसका मुझे चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर आपका सेंटर ऑफ मास। वो कैसे कैलकुलेट करें वो जरा देखिएगा। तो उसको हम कैसे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं। ये मेरी x डायरेक्शन है और ये मेरी y डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है। ठीक है जी, अब इसका मुझे सेंट्रोइड निकालना है, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे एक पतली सी स्ट्रिप ले लेता हूं ऐसे। किसी को एतराज तो नहीं भाई? कुछ y हाइट पे मैं एक पतली स्ट्रिप ले लेता हूं, तो ये लेंथ क्या बनेगी बता सकते हो? इसकी ये लेंथ क्या बनेगी? तो उसके लिए लाइन की इक्वेशन निकाल लो एक बार। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे बताओ जरा। इसका स्लोप जो आएगा लाइन का वो बनेगा माइनस h/a। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस h/a इंटू x, और जब x की वैल्यू a के बराबर होगी तो y जो है वो 0 होना चाहिए, तो प्लस h और कर दो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। अब आप बताइए, जब मैं y हाइट पे आऊंगा तो ये लेंथ क्या बनेगी, x की वैल्यू क्या बनेगी? तो x की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो बन जाएगा h माइनस वाई इंटू a बाई एच, और यहां से बन जाएगा a माइनस a बाई एच इंटू वाई। ये बन जाएगा मेरे पास x, मतलब ये लेंथ आ गई मेरे पास, x लेंथ आ गई। y हाइट पे हमने ये dy लेंथ ले ली है, ये मेरी dy लेंथ मैंने ले ली है, और ये जो लेंथ हमने निकाली है वो इसके बराबर आ गई है। तो एक तरह से पतली सी स्ट्रिप बन गई है हमारे पास। अब अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया की बात करूं तो स्मॉल एरिया आएगा इसका dA। तो इसका dA क्या बनेगा बताओ? इसका जो dA बनेगा दोस्तों वो बनेगा dy इंटू दिस लेंथ, dy इंटू ये जो लेंथ आई है ये है a माइनस a बाई एच इंटू वाई। ये हमारे पास इसका स्मॉल एरिया आ गया dA। और इस स्मॉल एरिया dA का जो हमारा सेंट्रोइड आएगा x में, तो इसके मिडिल में ही आ जाएगा ना, पतली सी स्ट्रिप ही तो है। तो इसका मतलब जो x टिल्ड आएगा इट कम्स आउट टू बी, जो भी है इसकी लेंथ है उसका हाफ कर दो, 1/2 a माइनस a बाई एच इंटू वाई। इस तरह से लिख सकते हो भाई। एंड y टिल्डा क्या बनेगा, y टिल्डा तो y के बराबर ही आएगा। इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो y के बराबर ही आएगा भाई। ठीक है, तो x टिल्डा आ गया, y टिल्डा आ गया, dA आ गया, और टोटल एरिया तो मुझे पता ही है, इसका टोटल एरिया जो आएगा 1/2 इंटू h इंटू a। ये मेरे पास टोटल एरिया है। अब जरा देखिए, यहां से अगर मैं x बार को कैलकुलेट करूंगा दोस्तों, तो x बार इक्वल टू x टिल्डा विच इज a/2, मैं a को यहां से कॉमन ले लेता हूं, a/2 इंटू 1 माइनस y बाई एच। ठीक है, a/2 इंटू 1 माइनस y बाई एच, ये बन गया x टिल्डा इंटू dA। dA की वैल्यू जो है वो ये है, इसमें भी a को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस इसी का स्क्वायर कर देता हूँ भाई, ठीक है, इंटू dy। तो जरा देखिए, और इसको इंटीग्रेट करना है, y की वैल्यू 0 से लेके h तक चेंज हो रही है, एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल एरिया 1/2 h इंटू a। एक बार देख लीजिए दोस्तों, सही लिखा है क्या? मेरे हिसाब से तो सही है भाई। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो ये बनेगा a²/2, ये मैंने बाहर ले लिया, a²/2 बाहर ले लिया। अब अंदर जरा देखो 1 प्लस, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो h ही आ जाएगा यहाँ पे, h माइनस 1/h², और यहाँ पे y² बनेगा, तो y² का क्या बनेगा इंटीग्रेशन, y² का बनेगा y³ अपॉन 3,
तो y क्यूब अपॉन 3 करोगे तो ये बन जाएगा h क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने, और यहाँ पे प्लस बनेगा भाई माइनस 2/h बाहर आ गया, और ये बन जाएगा h स्क्वायर बाई 2। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से तो ठीक है। और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 1/2 h इंटू e। तो अब जरा देखो ये 2 से 2 कट गया, एक h से h गया, तो माइनस h बचा, ये प्लस h के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कट गया, एक h रह गया, h/3 रह गया यहाँ पे। तो ऊपर क्या रहेगा a स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या रह गया बताओ जरा, h/3 यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 ऊपर आ गया और नीचे आ गया h इंटू ए। तो 2 से 2 गया भाई, एक a से एक a गया, h से h गया, तो क्या बन गया a/3। इसका मतलब है जो x टिल्डा आया है वो आया है a/3। इसका तो जो भी ये लेंथ है इधर हॉरिजॉन्टल लेंथ, उसका 1/3 कर दो। तो ऐसे फिर तो इधर भी से भी क्या होगा भाई, इधर से देख रहे हो तो ट्रायंगल है, इस y को फ्लिप ऐसे टिल्ट कर दो ना, y को x पे ले आओ भाई, इसको h मान लो, इसको a मान लो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहां से सिमेट्री से कि y टिल्डा जो आएगा वो आएगा h/3, वो भी 1/3 हो जाएगा। आप बोलोगे सर सिमेट्री कहाँ है इसमें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप पॉइंट को समझिए। मैं बोल रहा हूँ भाई इसको h मान लो, इसको a मान लो, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये h/a हो जाता। ट्रायंगल को घुमा लो ना, सो दैट इसको x एक्सिस पे ले आओ और इसको y एक्सिस पे ले जाओ। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां से आपको मेजर करनी है, जहां पे राइट एंगल बन रहा है वहां से मेजर करो, वहां से a/3 इधर आ जाओ और यहां से h/3 ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो वहां से आप इसका निकाल सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ मास। अब यही चीज मेरे पास ऑलरेडी है, इस चीज को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये टोटल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ये मैंने मेजर कर रखी है, और ये जो लेंथ है ये है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो जब हमने इसमें जो दो जो होल वाला जो प्रैक्टिकल तरीका हमने देखा था, तो उस तरीके से पहले हमने यहाँ पे रोड डाली और उससे हमने थ्रेड से लाइन लगा दी, फिर हमने यहाँ पे डाली और उससे हमने लाइन लगा दी, दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। अब जब इस पॉइंट का जब मैंने कोऑर्डिनेट मेजर किया कि x में कितना है और y में कितना है, तो जो 18 था उसका 1/3 था, ये इसका तो 6 पे था, ये यहाँ पे ये 6 पे आ गया, और ऊपर 30 लेंथ थी, उसका 1/3 करोगे तो 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब 10 पे आ जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही पॉइंट पे आ रहा था कैलकुलेशन के साथ भी, हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो उससे हमने बिल्कुल इसको सही पाया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो दोस्तों कि किस तरह से आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड कैलकुलेट करोगे। यहां पे ध्यान रखिएगा, अच्छी बात यह है कि यहां पे मास डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, इसीलिए आप ऐसा कर पाए। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में हम कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर का जाने अनजाने में आप आई थिंक पहले लेक्चर में कर भी चुके हो, पहले या दूसरे लेक्चर में कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल चुके हो, लेकिन इस अब जो है एक अलग नजरिए से इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।